सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन में। ये चैप्टर है सेमेस्टर 4 में, तो सभी बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए एक रिवीजन रहेगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल चैप्टर विद इन 1 और 2 वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा? तो ये चैप्टर आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आने वाला है। विल कवर 15 मार्क्स, दैट इज ह्यूज इंपॉर्टेंस। क्लियर? सो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है क्या है। जब भी कोई हाउस प्रॉपर्टी हमने लेट आउट किया है, भाड़ा पे दे रखा है, ठीक है, टेनेंट को, और उसके बदले हमको रेंटल इनकम मिल रहा है, देन सच रेंटल इनकम विल बी रिगार्डेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका जो चार्जेबिलिटी सेक्शन है, सेक्शन 22 बोलता है द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपर टेनेंट देयर टू। मतलब प्रॉपर्टी में एक बिल्डिंग होना चाहिए और वो बिल्डिंग लैंड के साथ अटैच होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट बोलता है द ओनर एंड एसएससी मस्ट बी वन एंड द सेम पर्सन। जो ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी है और जो एसएससी है वो सेम पर्सन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये बोलता है द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस बेनिफिट। ये 3 कंडीशन है, जो प्रॉपर्टी है वो खुद के बिजनेस बेनिफिट के लिए यूज ना हो। पहला पॉइंट क्या है? द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग होना चाहिए और वो बिल्डिंग जमीन के साथ, लैंड के साथ अटैच्ड होना चाहिए, अटैच टू लैंड। क्लियर? सेकंड के पॉइंट क्या बोलते हैं? द ओनर एंड एसएससी मस्ट बी वन एंड द सेम पर्सन। ओनर एसएससी सेम पर्सन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस बेनिफिट। ठीक है? फिर इसमें हम लोग को क्या सीखना है? हम लोग को इसमें सीखना है कि 3 तरह का वैल्यू होता है। एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी का वो वैल्यू है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है। फिर एक होता है फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी है एज डिटरमाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर? एक होता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके बाद फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। तो 3 वैल्यूज दिया रहेगा। ठीक है? तो हमको क्या लेना है कि हम लोग को म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हमेशा हमको हायर लेना है। हमेशा 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 हमको हायर लेना है। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हम लोग हायर लेंगे और जो हायर फिगर आएगा उसको हम लोग बोल देंगे नोशनल रेंट। जो हायर फिगर आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? नोशनल रेंट। सपोज म्युनिसिपल वैल्यू 100 है और ये 200 है, तो नोशनल रेंट कितना हो जाएगा? 200, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। उसके बाद नोशनल रेंट एंड क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ रहेगा। स्टैंडर्ड रेंट विच इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। स्टैंडर्ड रेंट विच इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। मान लो स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 150। ठीक है? सपोज स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 150, तो हम लोग क्या मिल जाएगा? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। हम लोग को मिल जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि होगा स्टैंडर्ड रेंट और नोशनल रेंट में लोअर। तो क्या लेना है? रूल क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हमको हायर लेना है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर लेना है। जो रिजल्टिंग फिगर आएगा उसको बोल देंगे नोशनल रेंट। नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में हमको लोअर लेना है। ठीक है? नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में हमको क्या लेना है? लोअर लेना है। तो जो लोअर आएगा उसको बोल देंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। क्लियर? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के बाद हमको क्या करना है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के बाद हमको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कैलकुलेट करना है। ये भी क्वेश्चन में जरूर दिया हुआ रहेगा। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कैलकुलेट करना है। सपोज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मतलब पूरा साल में जितना रेंट मिल जाना चाहिए था, पूरा साल में एनुअल रेंट जितना मिल जाना चाहिए था वो 160 है। एनुअल रेंट रिसीवेबल कितना है? 160 है। ठीक है? तो हमको क्या करना है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या फिर एनुअल रेंट रिसीवेबल का हायर ले लेना है। हायर ले लेना है एंड सच हायर विल बी रिगार्डेड एज जीएवी। ठीक है? सच हायर विल बी रिगार्डेड एज जीएवी। क्लियर? तो यहाँ तक क्विक रिवीजन था। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट का हायर, नोशनल रेंट, नोशनल स्टैंडर्ड का लोअर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में हायर ले लेंगे तो जीएवी आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगर क्वेश्चन में वैकेंसी दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में वैकेंसी दिया रहता तो हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का हायर लेते और उसके बाद जो हायर फिगर आता
उससे वैकेंसी लेस कर देते, ठीक है, उससे हम लोग क्या कर देते, वैकेंसी लेस कर देते। क्लियर। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, अनरियलाइज रेंट जो माइनस होगा सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का माइनस होगा। अनरियलाइज रेंट जो एनुअल रेंट रिसीवेबल से माइनस होगा वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का माइनस होगा। पीछे के सालों का अनरियलाइज रेंट एनुअल रेंट रिसीवेबल से माइनस नहीं होगा। अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ करंट प्रीवियस ईयर के लिए मिलता है। क्लियर। तो यहां तक जीएवी का पार्ट है, होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है, जीएवी के बाद आ जाता है हम लोग, जीएवी के बाद हम लोग ले लेते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड। क्लियर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद जीएवी के बाद हम लोग क्या लेस कर देते हैं, इससे हम लोग लेस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर है तो उसको लेस कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्स के लिए रूल है इट मस्ट बी पेड। अगर वो अनपेड है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इट मस्ट बी पेड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर। ओनर ने पे किया है, अगर टेनेंट पे करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सपोज क्वेश्चन बोलता है 60% इज पेड बाय टेनेंट, 60% इज पेड बाय टेनेंट, तो रिमेनिंग 40% इज पेड बाय ओनर। तो जितना फ्रैक्शन, जितना पोर्शन ओनर ने पे किया उतना का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग क्या लेस कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो हम लोग को मिल जाता है नेट एनुअल वैल्यू एनएवी। क्लियर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू सपोज हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 160 था, ठीक है, उससे म्युनिसिपल टैक्स हमने 10 माइनस किया तो नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया 150। उससे म्युनिसिपल टैक्स हमने 10 माइनस किया तो नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया 150। क्लियर। नेट एनुअल वैल्यू से हम लोग को डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 24। नेट एनुअल वैल्यू से हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24। पॉइंट नंबर ए में आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% of net annual value। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो जो 150 एनएवी है उसका 30% अगर हम लेते हैं इट्स कमिंग टू 45, ठीक है, इट्स कमिंग टू 45। ये एज्यूम्ड फिगर्स है, ठीक है, डोंट कंसीडर इट एज एक्चुअल फिगर्स। ये कोई सम्स नहीं है, ये हमने जस्ट अज्यूम्ड फिगर्स ले रखा है। क्लियर। सो एनएवी इज 150, उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो 45 होता है। और बी में आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी बोलेगा। क्या बोलेगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन लोन को क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी लिख के दे सकता है। मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन 20 है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 20 है, तो 45 एंड 20 ऐड किया तो कितना आया 65। तो 150 में से 65 माइनस हो जाएगा एंड रिमेनिंग विल बी रिगार्डेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर। तो 150 एंड 65 माइनस किया तो कितना आएगा 15 85, इट्स कमिंग टू 85, ठीक है, इट्स कमिंग टू 85। तो सम्स यही है। अब इसमें कुछ बात जो हमको याद रखना है वो सारा बात हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर एनएवी नेगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 रहेगा। अगर एनएवी नेगेटिव है या फिर निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस। मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है। सिर्फ और सिर्फ करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन को कंसिडर करना है। प्रीवियस ईयर मतलब अगर पास्ट का कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर का हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रखा है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन को कंसिडर करना है, इररिस्पेक्टिव वेदर द पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर। करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई लिमिट नहीं है फॉर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी लिमिट नहीं है। वहीं अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है एंड द लोन हैज बीन टेकन आफ्टर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। क्लियर। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है एंड द लोन हैज बीन टेकन आफ्टर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999
और अगर हमने कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज करने के लिए लोन ले रखा था तो इंटरेस्ट ऑन लोन का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा ₹2 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन का मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? ₹2 लाख। और अगर हमने रिपेयर्स या फिर रिन्यूअल के लिए लोन लिया था तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000। सीलिंग लिमिट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन जितना क्वेश्चन में बोलेगा उतना ले लेंगे, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए इफ द लोन हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999, तो हम लोग दो चीज चेक करेंगे। लोन किस लिए लिया है? फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, देन मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड ₹2 लाख। इफ द लोन हैज बीन टेकन फॉर रिपेयर्स और renewals, then maximum interest on loan allowed as reduction ₹30,000. And if the loan has been taken prior to 1st April 1999, if the loan has been taken prior to 1st April 1999, then maximum interest on loan allowed as reduction in all the cases will be ₹30,000. Then maximum interest on loan allowed as reduction will in all the cases will be ₹30,000. क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग हमको ये बात याद रखना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में अगर लोन कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज के लिए लिया है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एज रिडक्शन रहेगा 2 लाख। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का केस है और रिपेयर्स रिन्यूअल के लिए लोन लिया है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एज रिडक्शन रहेगा ₹30,000। क्लियर? उसके अलावा हम लोग को ये याद रखना है कि ये जो 2 लाख का लिमिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन का लिमिट जो 2 लाख का है वो एक एक यूनिट के लिए नहीं है। सपोज एसएससी के पास एक प्रॉपर्टी है जो उसने लेट आउट कर रखा है एंड 2 प्रॉपर्टी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एक प्रॉपर्टी लेट आउट है, 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अगर 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? दोनों प्रॉपर्टी का लिमिट इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए टोटल ओवरऑल लिमिट 2 लाख होगा। इन दैट केस दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का लिमिट इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ओवरऑल लिमिट 2 लाख होगा। क्लियर? मतलब दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को मिला के इंटरेस्ट ऑन लोन का लिमिट 2 लाख रहेगा। इसके अलावा हमको याद रखना है अगर एसएससी के पास मोर देन टू मतलब 2 से ज्यादा, मतलब 3, 4, 5 मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। अगर एसएससी के पास मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है देन एसएससी के पास ऑप्शन है वो किसी भी एक हाउस प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट कंसीडर कर सकता है और बाकी जो 2 हाउस प्रॉपर्टी बचेगा या 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी बचेगा उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? तो जब भी एसएससी के पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी रहेगा तो एसएससी क्या करेगा? 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर हाउस प्रॉपर्टी है, 2 से ज्यादा मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो एसएससी इन दैट केस किसी भी एक हाउस प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट कंसीडर कर सकता है और बाकियों को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकता है। ऑब्वियसली एसएससी के पास अगर ऑप्शन है तो एसएससी उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा जिस ऑप्शन में एसएससी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम आएगा। क्लियर? इसके अलावा हमको याद रखना है कि अगर प्रॉपर्टी कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या फिर मुंबई में है, अगर प्रॉपर्टी कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या फिर मुंबई में है, इन दैट केस अगर प्रॉपर्टी कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या फिर मुंबई में है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? हम लोग को याद रखना है कि सारा टैक्सेस नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलता है। सारा टैक्सेस जो है वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलता है। क्लियर? नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलता है सारा टैक्सेस। जितना भी म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होगा वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलेगा। इन दैट केस नेट म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट कैसे होता है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इनटू 90%। नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इनटू 90%। सिमिलरली ग्रॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू सम्स को स्टार्ट करने के लिए हमको स्टार्ट करना पड़ेगा ग्रॉस के साथ, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। बट सारा म्युनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे होगा। सो नेट म्युनिसिपल वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। ठीक है? ये आ जाएगा हम लोग का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ये हम लोग का क्या आ जाएगा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। क्लियर? इसके अलावा हमको याद रखना है कि 2 तरह का सम्स और हो सकता है। या तो प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड था। ठीक है? पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड था। पार्टली लेट आउट and partly self occupied।
पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर है तो दो डिवीजन हो जाएगा। एक होता है टाइम वाइज डिवीजन, एक हो जाएगा टाइम वाइज डिवीजन, दूसरा हो जाएगा एरिया वाइज डिवीजन, दूसरा हो जाएगा एरिया वाइज डिवीजन। ठीक है, टाइम वाइज डिवीजन में क्या होगा ना, हम लोग टाइम वाइज डिवीजन में सारा वैल्यूज को एनुअल लेंगे। ठीक है, टाइम वाइज डिवीजन में हमको याद रखना है एज इफ द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, सपोज टाइम वाइज डिवीजन क्या होता है सर, 9 महीना जो लेट आउट है 3 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड है, 7 महीना लेट आउट है 5 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड है। टाइम वाइज डिवीजन, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी को पार्टली लेट आउट रखा था, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड रखा था। 8 महीना लेट आउट है, 4 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो टाइम वाइज डिवीजन में क्या होगा ना, टाइम वाइज डिवीजन में सारा वैल्यूज सारा वैल्यूज हम लोग को एनुअल लेना है, थ्रू आउट द ईयर का लेना है, एक्सेप्ट जो एक्चुअल रेंट होगा वो हमको लेट आउट पीरियड का लेना है, एक्सेप्ट जो एक्चुअल रेंट होगा वो हमको लेट आउट पीरियड का लेना है। In case of time wise division, all the values are to be considered for throughout the year। जैसे म्युनिसिपल वैल्यू पूरा साल का लेंगे, फेयर रेंट पूरा साल का लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट पूरा साल का लेंगे। क्लियर, सब कुछ पूरा साल का लेना है। म्युनिसिपल टैक्स भी पूरा साल का कंसिडर करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन भी पूरा साल का होगा। बट जो एक्चुअल रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लेट आउट पीरियड का लेना है। क्लियर, इन केस ऑफ एरिया वाइज डिवीजन क्या होगा, सपोज 60% ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, 40% सेल्फ ऑक्युपाइड है, 60% लेट आउट है, 40% सेल्फ ऑक्युपाइड है। इन दैट केस म्युनिसिपल वैल्यू का भी 60-40 करेंगे, लेट आउट का 60, सेल्फ ऑक्युपाइड का 40, फेयर रेंट का भी 60-40 करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट का भी 60-40 होगा। बट एक्चुअल रेंट का 60-40 नहीं होगा। एक्चुअल रेंट जो रेंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस प्रॉपर्टी के लिए है, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए है, तो उसका 60-40 नहीं होगा। क्लियर, म्युनिसिपल टैक्सेस का भी 60-40 हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का भी 60-40 हो जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप का समझ भी आ सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर हमको कोई अरियर रेंट रिसीव होता है, पीछे के सालों का रेंट हमको रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को जितना रेंट रिसीव हुआ है, जो भी अरियर रेंट रिसीव हुआ या फिर प्रीवियस ईयर्स का हम लोग को अनरियलाइज रेंट रिसीव हुआ है, जितना रिसीव हुआ है, जितना अरियर रेंट रिसीव हुआ है, उससे फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%, उससे फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% एंड बैलेंस 70% विल बी टैक्सेबल। जो भी अमाउंट रिसीव हुआ एज अरियर रेंट, उसमें फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा एंड रिमेनिंग 70% विल बी टैक्सेबल। कोई खर्चा का रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर रेंट रिकवर करने के लिए, पीछे के सालों का अरियर रेंट रिकवर करने के लिए हमको 2-3 हज़ार 5,000 खर्च भी करना पड़ा तो उस खर्चा का रिडक्शन नहीं मिलेगा। सीधा क्या मिल जाएगा हम लोग को, जितना रेंट रिसीव हुआ है, जितना अरियर रेंट रिसीव हुआ है, उसमें फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा एंड द बैलेंस 70% विल बी टैक्सेबल। क्लियर, सो दिस वाज ऑल फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस वाज अ क्विक रिवीजन वीडियो। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।